हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था जो कि एम लक्ष्मीकांत के बुक के द्वारा लिया गया है और सिविल सेवा परीक्षाओं एवं राज्य के पीसीएस परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत की राज्य व्यवस्था का पहला भाग में हम लोग संवैधानिक ढांचा के बारे में जानेंगे और जिसके यूनिट 1 में हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश पहली बार 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आने का उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, भारत के साथ ट्रेड करना था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार चार्टर के द्वारा एलिजा प्रथम ब्रिटिश की महारानी ने दी थी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 1600 ईस्वी की बात है। कुछ ब्रिटिश लोगों ने एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद उन्होंने महारानी से जाके बोला, महारानी हमें भारत के साथ ट्रेड करना है तो आप हमें सहमति दें। तो महारानी ने उसके मोनोपोली को देखते हुए 15 वर्षों का एकाधिकार चार्टर एक्ट के तहत दिया, चार्टर के तहत दिया। इसे यूं समझ लीजिए कि ब्रिटिश के अलावा या ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी जो ब्रिटिश की भारत के साथ ट्रेड नहीं करेगा। एक ही कंपनी रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत के साथ 15 वर्षों तक लगातार व्यापार या ट्रेड करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था, लेकिन कुछ कारणवश 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। दीवानी का अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र पर न्याय और राजस्व को अपना अधिकार में कायम कर लिया, अपना अधिकार में ले लिया। इस प्रकार क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया का शुरुआत हो जाता है। ब्रिटिश लोग धीरे धीरे भारत में अपना क्षेत्रीय शक्ति शुरू कर देते हैं। अठारह के सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया, जो कि 15 अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के अनावरण तक जारी रहा। अब इसे ये समझ लीजिए 1858 ईस्वी में एक सिपाही विद्रोह होता है, जिसके बाद ब्रिटिश ताज थी, ब्रिटिश का जो क्राउन थी, वो भारत की शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लेता है, जो भारत के आजादी अर्थात 15 अगस्त 1947 तक बना रहता है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का राजनीतिक व्यवस्था। 1934 में एम.एन. राय, जो कि भारत में साम्यवादी आंदोलन का प्रणेता माने जाते हैं, उनके सुझाव पर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का एक गठन किया गया और
इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। संविधान और राजस्व की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई। हमारे जो संविधान है उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ब्रिटिश शासन से लिया गया है, जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। और वही कारण है कि और उसी का कारण है कि भारत का जो संविधान है वो ब्रिटिश शासित भारत, मतलब जब भारत पर ब्रिटिश का शासन था उसी के रूपरेखा और उसी के नियमों पर आधारित करके लिया गया। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और इस सभी घटनाओं का हमारा संविधान पे गहरा प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आया था तो वो केवल व्यापार कर रहा था, केवल भारत के साथ व्यापार कर रहा था। लेकिन सत्रह से 1853 ईस्वी के बीच हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में जानते हैं। वह किस तरह से भारत पर ट्रेड कर रहा था। और 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य पर नियंत्रण किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने हिसाब से कार्य कर रहे थे, अब उसे अपने हिसाब से कार्य करने से नियंत्रित कर लिया गया। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। मतलब कि ये समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो केवल व्यापार कर रहा था, अब उसे भारत में प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य की भी मान्यता मिल गई कि आप भारत में प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्यों का भी अनावरण कर सकते हैं। ऐसा कंपनी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा दिया। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1858 के द्वारा ही केंद्रीय प्रशासन का नींव रखी गई। कहा गया कि भारत के जितने भी प्रांत हैं उसका एक केंद्र बिंदु होगा और वह सारे चीज वहां से कंट्रोल किया जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बहुत सारे विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 1776 ईस्वी का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, बंगाल में गवर्नर होते थे। अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल का गवर्नर जनरल पद इसमें जोड़ा गया। अब यूं समझ लीजिए कि जो बंगाल के गवर्नर थे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। कुछ जोड़ा गया तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव हुआ। नाम दिया गया, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए।
अब मद्रास के गवर्नर जो अपने हिसाब से काम करते थे, बम्बई के गवर्नर जो अपने हिसाब से काम करते थे, वे जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं पहले बंगाल, मुंबई और मद्रास ये सभी जो थे अलग अलग थे। लेकिन 1773 ईस्वी में जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया तो मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके दिशा निर्देश में कार्य करने का अधीन हो गए। इसके बाद कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 3 न्यायाधीश होते थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोग से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब समझ लीजिएगा कि जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया, व्यापार कर रहा था, तो वो अपने हिसाब से व्यापार कर रहा था, अपना निजी व्यापार भी कर रहा था, कुछ कंपनी से रिलेटेड भी व्यापार कर रहे थे। लेकिन उसमें क्या होता था कि भारतीय लोग से रिश्वत और उपहार रिश्वत लेते थे, बहुत तरह की उसमें बिचौलिए लोग होते भी थे। तो इस सभी चीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कस दिया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को यह निर्देश दिया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता है और ना ही भारतीय लोग से रिश्वत लेगा। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे कंपनी का गवर्निंग बॉडी भी कहते हैं, के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया। आप समझिएगा, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी, अब वो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। और इस सभी चीज को कंट्रोल करने के लिए और ये कहा गया कि आप जो राजस्व का कलेक्शन कर रहे हैं, जो भारत में राजस्व का कलेक्शन करते हैं, नागरिक और सैन्य मामले से रिलेटेड कोई भी जानकारी, वो जो था सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो भी ब्रिटिश कंपनियां यहाँ थी, उनको सैन्य से रिलेटेड मामले, नागरिक से रिलेटेड मामले और राजस्व से रिलेटेड मामले की जानकारी जो था ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। और ब्रिटिश सरकार के जिस विभाग, समझ लीजिए, जिस डिपार्टमेंट को वो अपना ब्यौरा सौंपते थे, उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश में बैठे बैठे ब्रिटिश से कंट्रोल किया जाता था। भारत में जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को किया गया। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो 1774 से 1785 ईस्वी तक बने रहे। आगे हम लोग जानेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधित अधिनियम 1781। ये ऐसा है कि जो आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में कुछ संशोधन किया गया और इसमें जो भी कमी रह गया था उसको दूर करने के लिए एक संशोधन अधिनियम 1781 बनाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमियां था उसी को दूर करने के लिए यह संशोधित अधिनियम 1781 का गठन किया गया।
या इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बस ये इतना ही है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस अधिनियम से संबंधित है, तो आप ख्याल रखिएगा 1781 संशोधित अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट से ही संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। आप समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट जो है, जैसे समझ लीजिए जो कंपनी सारे काम को जिस प्रकार से कर रहा था, उसमें क्या चीज किया गया कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं और जो वाणिज्य से रिलेटेड मुद्दे हैं, मतलब जो राजनीतिक से रिलेटेड कार्य हैं और जो वाणिज्य से रिलेटेड कार्य है, जैसे टैक्स हो गया, राजस्व की वसूली हो गया, ये सारे चीजों जो होते थे वो सभी चीज को अलग कर दिया गया। इसके द्वारा जो था, दूसरा में समझते हैं, इसके द्वारा जो था निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में काम करने के लिए अनुमति मिल गया, लेकिन राजनैतिक मामलों में काम करने के लिए नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम का एक नए निकाय का गठन किया है। समझिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो था, राजनीतिक काम और वाणिज्य से रिलेटेड काम को अलग अलग बांट दिया गया। अब ये कहा गया कि भाई जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो हमारे नियंत्रण बोर्ड करेगा, और जो वाणिज्य से रिलेटेड टैक्स हो गया, राजस्व की वसूली हो गया, ये सारे चीज जो है वो हमारे नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाएगा। इसलिए एक नया निकाय बनाया गया, एक नया निकाय का गठन किया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इस प्रकार से द्विशासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो जाता है। इस प्रकार से दोनों काम करने के लिए अलग अलग शासन बन गया, जैसे कि राजस्व से रिलेटेड कार्य कोई और करेगा और राजनीतिक से रिलेटेड कार्य कोई और करेगा, तो इसको द्विशासन व्यवस्था हो गया। नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, जो ब्रिटिश के नियंत्रण में भारत का सभी नागरिक था, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। सही बात है, हम जैसा कि आपको इस पॉइंट में बता दिया था आप लोगों को कि राजनीतिक मुद्दे से रिलेटेड काम जो था वो निदेशक मंडल के द्वारा किया जाएगा। और आपको बता दे रहे हैं कि जो राजस्व हो गया, नागरिकों का नियंत्रण हो गया, सैन्य हो गया एवं राजस्व हैं, ये सारे चीजों का जो आपका कंट्रोल करेगा, ये सभी चीजों को जो संभालेगा वो उसका काम वो है आपका नियंत्रण बोर्ड या कंट्रोल ऑफ बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित दो कारणों के लिए महत्वपूर्ण था। पहला, पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद जो भी कंपनी के अधिपत्य क्षेत्र था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में जितने भी क्षेत्र थे वो अब ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। कंपनी के अधिकार में जो भी क्षेत्र था भारत का, वो अब ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के नाम से जानने लगा या कहा जाने लगा। और दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। जो कंपनी का जो कार्य था और इसके प्रशासन का पूर्ण कार्य जो था अब किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट ये दो कारणों से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित दो कारणों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला तो इस कारण के लिए क्योंकि कंपनी के हाथ में भारत का जितना भी क्षेत्र था वो अब ब्रिटिश के हाथ में चला गया, या ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र हो गया, या ब्रिटिश के क्षेत्र कहलाने लगा, या ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा, जो आप समझिए। और ब्रिटिश सरकार
को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य, ब्रिटिश सरकार को भारत में जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कार्य कर रही थी, उसका और प्रशासन का नियंत्रण पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। नेक्स्ट हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में जानेंगे। 1833 का चार्टर अधिनियम, तो 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णायक कदम था। केंद्रीकरण मतलब पूरे भारत को ब्रिटिश लोग कंट्रोल करने के लिए या पूरे भारत को केंद्रीकरण करने के लिए चार्टर अधिनियम 1833 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अधिनियम की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। अब समझिएगा, पहले तो गवर्नर बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया चार्टर एक्ट 1773 के द्वारा। उसके बाद अब क्या चीज है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें सभी नागरिकों एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। भारत में जितने भी नागरिक थे और सैन्य शक्तियां थी सभी निहित थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। अब समझिएगा, पूरे भारत पर ब्रिटिश का संपूर्ण नियंत्रण जो था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त हुआ। अब 1833 का चार्टर अधिनियम जो था वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहा जाने लगा कि भाई जो बंगाल में गवर्नर जनरल बैठे हैं वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाए। समझिए, इस प्रकार अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसमें ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। देखिए, ब्रिटिश क्षेत्र वाले पर संपूर्ण नियंत्रण था। अब जो पहला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो हायर हुए उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसके पहले बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड बोरेन हेस्टिंग थे, लेकिन अब जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग आ गए। इसने मद्रास और बंबई, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या किया गया कि इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों के विधायिका संबंधी संगतियों से वंचित कर दिया गया। समझिएगा, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि बंबई और मद्रास में जो गवर्नर बैठे थे उन्हें कह दिया गया कि भाई अब तुम कानून नहीं बना सकते हो, अब जो कानून गवर्नर जनरल ऑफ भारत लेगा उसी कानून के अधिपत्य होकर तुम्हें काम करना होगा, उसी कानून के दायरे में रह के तुम्हें काम करना होगा। तुम अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, हम तुम्हें वंचित कर देते हैं। तो बंगाल, मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियां जो थी वो समाप्त कर दिया गया। अब इसे ऐसे भी हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इन सभी चीजों को हटा देते हैं तो आप लोग को साफ साफ दिखेगा। हाँ, तो जो मद्रास के गवर्नर थे, जो बंबई के गवर्नर थे, वो जो भी नियम के लिए निर्णय लेते थे उनकी उन नियम से रिलेटेड शक्ति को वंचित कर दिया गया। किसके द्वारा वंचित कर दिया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि का और असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब समझिए,
और भारत के जो गवर्नर जनरल थे, जो भारत का गवर्नर जनरल, जिसको बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो पूरे ब्रिटिश भारत में विधिका की असीमित कुछ अधिकार प्रदान कर दिए गए। और पहले जो कानून बनाए हुए थे, जो पहले से कानून बना हुआ था, उसे नियामक कानून, जो पहले से कानून बनाया हुआ था उसे नियामक कानून कहा गया, और बाद में बनाए गए नए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा। आगे समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक निकाय, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय को भी इस एक्ट अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया और इसको विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक निकाय के लिए भारत आई थी, जो व्यापार के लिए आई थी, जो व्यापार के लिए ट्रेड करने के लिए आई थी भारत के साथ, अब उसके इस निकाय को भी खत्म कर दिया गया। कहा गया भाई तुम्हारे जितने भी कर्मचारियां हैं वो व्यापारिक गतिविधि नहीं करेगी, अब उसे प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। बात समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। देखिएगा, चार्टर अधिनियम 1833 पहली बार भारत में सिविल सेवकों के बहाली के लिए या प्रतियोगिता के लिए प्रयास किया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी में भारतीय नागरिक को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन इस चीज को जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, वो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे।